तो दोस्तों आप सभी का यूपीएससी पीटी स्पेशल 2023 सीरीज में स्वागत है। आज से हमारी नई सीरीज चालू हो रही है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। रिवीजन सीरीज की सीरीज है जिसमें हम पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली है और महत्वपूर्ण जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको देखेंगे। आज ये एपिसोड फर्स्ट है। ठीक है, एपिसोड फर्स्ट में सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को देखते हैं। तो पर्यावरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण संरक्षण अधिनियम हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला जो उसमें है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था 1972, उसके परिणाम स्वरूप आया था। तो सबसे पहले इसके संवैधानिक प्रावधानों को देख लेते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वन और जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समर्थित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 51A(g) में कहा गया है कि वनों एवं वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, उनमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। राज्य के नीति सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 48A के तहत राज्य पर्यावरण संरक्षण उसको बढ़ावा देने के काम करेगा और देश भर में जंगल वन्य जीव की सुरक्षा की दिशा में कार्य करेगा। तो जैसा कि बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, तो ये अधिनियम क्या करता है? पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियम काम करता है। ये अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है। इस कानून से पहले भारत में केवल 5 नामित राष्ट्रीय उद्यान थे, यानी नेशनल पार्क थे। वर्तमान में 101 नेशनल पार्क हैं। अधिनियम के तहत अनुसूचियों की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यानी वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत विभिन्न पौधों जानवरों को सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए 6 अनुसूची के तहत विभाजित किया गया है। ध्यान रहे, ये अनुसूचियों से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है और पूछे जाते हैं। ठीक है, अनुसूची फर्स्ट में वे लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया जाता है, उन लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिन्हें सर्वाधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसके तहत जो शामिल प्रजातियां होती हैं उनको अवैध शिकार, हत्या, व्यापार आदि की सुरक्षा प्रदान की जाती है। शेड्यूल 2 यानी सूची 2 में जो है, इस सूची के अंतर्गत आने वाले जानवरों को भी उनके संरक्षण के लिए उच्च सुरक्षा प्रदान की जाती है, उनके व्यापार पर प्रतिबंध रहता है। ठीक है, यानी जो इसमें शामिल प्रजातियां पूरे भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध रहता है, सिवाय ऐसी स्थिति के जब वो मानव के लिए खतरा हो अथवा ऐसी बीमारी से पीड़ित हों जिससे ठीक होना संभव नहीं है। ठीक है, अनुसूची 3 और 4 में जानवरों की वे प्रजातियां जो संकटग्रस्त नहीं है उन्हें अनुसूची 3 और 4 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी इसमें प्रतिबंधित शिकार वाली संरक्षित प्रजातियां शामिल होती है, लेकिन किसी भी उल्लंघन के लिए दंड पहली 2 अनुसूचियों की तुलना में कम है, यानी पहली और दूसरी की सूचियों में कम है। अनुसूची 5 में देखेंगे तो इन अनुसूची में ऐसे जानवर शामिल है जिन्हें कृमि यानी छोटे जंगली जानवर को बड़ी बीमारी फैलाते हैं जो और पौधे भोजन को नष्ट करते हैं तो माना जाता है, इन जानवरों का शिकार किया जा सकता है। और इसके बाद अनुसूची 6 में बात करें तो यह निर्दिष्ट पौधों की खेती को विनियमित करता है और उनके कब्जे, बिक्री, परिवहन को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, यानी निर्दिष्ट पौधों की खेती, व्यापार दोनों ही सक्षम अधिकारी की पूर्ण अनुमति से किया जा सकता है। तो अनुसूची 6, ठीक है, और अनुसूची 1 और 2 जो है आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो महत्वपूर्ण अधिनियम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अधिनियम जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को देश के प्रभावी बनाने के हेतु भारत में जो है ये कानून लाया गया था। ठीक है, यानी एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पहले से था, लेकिन पर्यावरण से संबंधित जो भी कानून थे उनको और कठोर बनाने के लिए ये कानून लाया गया था। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से ये कानून लाया गया था। यह केंद्र सरकार को सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरण समस्याओं से निपटने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने में अधिकृत है। यह नियम पर्यावरण के संरक्षण सुधार हेतु सबसे व्यापक कानूनों में से एक है। केंद्र सरकार की शक्तियों की बात करें तो केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों के साथ मिलकर पर्यावरण की रक्षा, सुधार के उद्देश्य से सभी उपाय करने की शक्ति होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें संवैधानिक प्रावधान में, तो अनुच्छेद 253 के तहत जो है तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अधिनियमित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये कानून कब आया? 1972 के प्रावधान को और कठोर करने के लिए आया था। ठीक है,
तो इसमें जो बात की गई है 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए इसके संदर्भ में इसको जोड़कर देखा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 48 से इसकी बात कर ही चुके हैं, 51A की बात कर चुके हैं। अधिनियम के विस्तार क्षेत्र की बात करें तो यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य सहित पूरे भारत में लागू है। ध्यान रखना है, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 है वो जम्मू कश्मीर में लागू है, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो उसके लिए जो आप देखेंगे तो संरक्षित वाला जो एरिया है वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार को निम्नलिखित निर्देश देने की शक्ति है, यानी किसी उद्योग के संचालन प्रक्रिया को बंद करने, उसे निषेध या विनियमित करने की शक्ति है। बिजली, पानी या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति रोकने को और विनियमित करने की शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी यानी NEA और NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। इसकी स्थापना राष्ट्रीय पर्यावरणीय अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। NEAA यानी नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी की स्थापना उन क्षेत्रों में लगाए गए प्रतिबंध के संबंध में अपील सुनने के लिए की गई थी जिनमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन कोई उद्योग या प्रक्रिया का संचालन नहीं किया जाएगा। हालांकि अगर बात करें NEAA की यानी राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण के साथ जो हो को अपर्याप्त पाया गया, जिससे पर्यावरणीय मामलों को अधिक कुशलता प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक संस्था की मांग बढ़ गई। ठीक है, तो इसको जो है रिप्लेस करके जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों में प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत NGT की स्थापना की गई। ठीक है, और NGT जो है जो कुछ एक्ट हैं उसके अंतर्गत मामले सुनता है। तो यानी पर्यावरण संरक्षण 1986 के अन्य जो है 6 और कानून है जिसके अंतर्गत कोई मामला आता है तो सीधे NGT सुनता है। अब उन कानूनों की बात कर ले, सीधे कानून पूछे गए हैं आपके UPSC प्रीलिम्स में, सीधे कानून पूछे गए हैं। यानी वाटर एक्ट यानी प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1974, वाटर सेस एक्ट की बात करें 1977, फॉरेस्ट एक्ट 1980, एयर एक्ट की बात करें तो 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर लिए हैं, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। यानी इन 6 मामलों के अंतर्गत बात करेंगे तो 7 जो मामलों के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन हो रहा तो सीधे NGT सुनता है। ठीक है, अब बात करें तो पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका भारत एक हस्ताक्षर करता है तो ओजोन परत का संबंध वियना कन्वेंशन है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 से संबंधित है। ये भी ध्यान रखना, वियना कन्वेंशन का संबंध ओजोन डिप्लीशन से है। ठीक है, तो इससे भारत हस्ताक्षर करता है। इसके अलावा खतरनाक अपशिष्टों के सीमांकन संचालन बेसल कन्वेंशन, ध्यान रखना किससे खतरनाक अपशिष्टों संबंधित है, इसका भी जो है बेसल कन्वेंशन का भारत हस्ताक्षर करता है। रॉटरडैम कन्वेंशन की बात करें इसका भी है, और अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक जो स्टॉकहोम कन्वेंशन से संबंधित है इसका भी हस्ताक्षर करता भारत है। इसके अलावा अगर बात करें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क यानी UNFCCC 1992 जिसे हम कॉप सम्मेलन कहते हैं, पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो भी सम्मेलन होता है उसका हस्ताक्षर करता है। जैव विविधता कन्वेंशन CBD 1992 इसका भी है। इसके अलावा UNCCD यानी मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1994 का, इसका भी हस्ताक्षर करता भारत है। ठीक है, अब बात करते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002। पृष्ठभूमि की बात करें तो जैव विविधता अधिनियम 2002 का निर्माण जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1992 में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत के प्रयासों के परिणामस्वरूप हुआ, जो राज्यों को स्वयं के जैव संसाधनों का उपयोग करने के लिए संप्रभु अधिकारों को मान्यता देता है। ठीक है, कुछ प्रावधानों की बात कर लें। इसका उद्देश्य जो है जैविक संसाधनों के संरक्षण, इसके सस्टेनेबल उपयोग, मैनेजमेंट और स्थानीय समुदायों के साथ उचित न्यायसंगत साझाकरण, भारत की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित रखकर वर्तमान भावी पीढ़ियों के लिए कल्याण और इसके लाभ का वितरण प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। ठीक है, अधिनियम के कुछ मुख्य विशेषताएं दी गई हैं, यानी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित है। यानी अगर बात करें तो किसी भी व्यक्ति या संगठन जो भारत में स्थित हो अथवा ना हो द्वारा शोध या व्यावसायिक उपयोग हेतु भारत के किसी भी जैव विविधता संसाधन की प्राप्ति के लिए, इसके अलावा भारत में पाए जाने वाले या भारत से प्राप्त जैव संसाधन संबंधित किसी प्रकार के शोध परिणामों का हस्तांतरण के लिए, इन सब के लिए जो है आप देखेंगे तो इसकी प्राधिकरण की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, और एक्ट में जो है जैव संसाधन पहुंच विनियमित करने के लिए एक त्रिस्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और तीसरी बात करें जैव विविधता प्रबंधन समिति स्थानीय स्तर पर। ठीक है,
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसका मुख्यालय तमिलनाडु में है। ठीक है, यह एक वैधानिक निकाय जो जल संसाधनों संरक्षण और उसके सस्टेनेबल उपयोग के मुद्दे पर भारत सरकार के लिए विनियामक और सलाहकार जो है संबंधी कार्य करता है। अब बात करते हैं प्रमुख शब्दावली की, इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। इकोसिस्टम होता क्या है? अगर बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र एक प्रकार का जैविक तंत्र है, यानी सिस्टम है, जो विभिन्न जैविक अजैविक समुदायों के घटकों के बीच अंतर संबंध से विकसित होता है। यह समुदाय से तात्पर्य है, यहाँ जो है समुदाय से तात्पर्य है एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले समस्त जैविक समूह से। वहाँ के पर्यावरण निरंतर अंतःक्रिया करते रहते हैं। ठीक है, यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जैविक समुदाय और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, बायोटिक कम्युनिटी किसे कहते हैं, यानी जैविक समुदाय किसे कहते हैं? तो जैविक समुदाय में देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियों की जनसंख्या को एक ही क्षेत्र में रहती हैं और एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं, जैविक समुदाय कहलाती हैं। ठीक है, यानी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का विकास जैविक घटक में क्या कहते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक के साथ अजैविक घटक यानी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के अंतर संबंधित होता है। ठीक है, तो ये जो है बायोटिक कम्युनिटी है। और ये देखेंगे तो बायोटिक कम्युनिटी का विकास कैसे हो रहा है। सबसे पहले देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर सेल्स बनते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं, फिर एक जो है ऑर्गेनिज्म बनता है, जीव बनता है, फिर वहाँ पॉपुलेशन बढ़ती, फिर कम्युनिटी बढ़ती, फिर इकोसिस्टम बनता है, फिर बायोस्फीयर बनता है। ठीक है, सबसे बड़ी संरचना बायोस्फीयर की है। ठीक है, ये भी आपको समझने की जरूरत है, कभी कभी पूछ लेता है। यानी बायोस्फीयर जो होता है वो स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल का ये जो संक्रमण क्षेत्र होता है, यहाँ पर जो है जैवमंडल स्थित होता है। ठीक है, अब बात करें इकोटन। इकोटन क्या होता है? इकोटन मतलब एक ट्रांजिशन जोन, संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, संक्रमण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यानी एक ऐसा क्षेत्र जो हाँ दो इकोसिस्टम के बीच जो है सीमा या संक्रमण के रूप, यानी इस संक्रमण क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर जो है आपको दोनों क्षेत्रों की विशेषता एक जगह मिले। ठीक है, अगर एक समान उदाहरण देखें, नदी और उसके किनारे के बीच जो है दलदली भूमि का क्षेत्र जो होगा वह एक क्या होगा? संक्रमण क्षेत्र या इकोटन एरिया होगा। ठीक है, तो इकोटन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वायरमेंट के दृष्टि से, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर दो क्षेत्रों का इकोसिस्टम के या बायोम के बीच एक संक्रमण क्षेत्र होता है और इसमें जो है जीव भी, वनस्पति प्रजातियाँ, एक विशाल डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इकोटन के लक्षण की बात करें तो यह चौड़ा या सकरा हो सकता है, यह तनाव का क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि इसमें समीपवर्ती पारिस्थितिक तंत्रों के लिए एक मध्यवर्ती स्थित होती है, यानी ट्रांजिशन जोन होता है। इसमें ऐसी प्रजातियां हो सकती हैं जो सीमावर्ती प्रणालियों में पाई जाने वाली प्रजातियों से पूरी तरह अलग हो। इकोटन प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकता है, उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र और जंगल के बीच का जो ट्रांजिशन क्षेत्र होता है वो मानव निर्मित होता है, यानी इकोटन क्षेत्र, यानी कुल मिलाकर संक्रमण। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्या है? फूड चेन की। तो फूड चेन की बात करें तो फूड चेन होता क्या है? यानी आहार श्रृंखला। ठीक है, आहार श्रृंखला की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवधारी भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यह निर्भरता जब क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं या फूड चेन कहते हैं। यानी खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता आते हैं। जो श्रृंखला पौधे से शुरू होती है और पौधों को टिड्डों और हिरन जैसे जीवित जीव खाते, फिर उन जीवों को दूसरे जीव खाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? फूड चेन है। ये जो चेन चल रहा है प्राथमिक उत्पादक से लेकर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है, सर्वाधिक। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये फूड चेन में आता है। और खाद्य श्रृंखला जो होती है दो प्रकार की होती है, एक तो ग्रेजिंग फूड चेन होती है, दूसरा जो है डेट्रस यानी अपरदक श्रृंखला होती है। ठीक है, अब बात करते हैं फूड वेब की, यानी खाद्य जाल की, या आहार नाल या खाद्य जाल जो भी कहें। किसी एक खाद्य श्रृंखला का कोई शाकाहारी जीव दूसरी खाद्य श्रृंखला के मांसाहारी भोजन हो सकता है। खाद्य श्रृंखला इस तरह के जुड़ी एक जटिल संरचना होती है और इस जो जटिल संरचना को ही क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला की जटिल संरचना को क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। और खाद्य जाल ही किसी इकोसिस्टम का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। क्यों करता है? खाद्य जाल जीवों को जीने का अधिक अवसर देता है।
ऐसा क्यों? क्योंकि खाद्य जाल में, खाद्य श्रृंखला में कोई यदि जीव किसी कारणवश हट जाता है तो पूरी खाद्य श्रृंखला दुष्प्रभावित हो जाएगी। जबकि खाद्य जाल में ऐसा होने से जीवों द्वारा अन्य विकल्पों पर अपनी निर्भरता आरोपित की जाती है। यानी खाद्य जाल जितना जटिल होता है उतनी डाइवर्सिटी होगी इकोसिस्टम में। ठीक है, यानी अगर सपोज ये चीज़ चला गया तो किसी और पर निर्भरता हो जाती है, यही इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया फूड वेब। अब नेक्स्ट इसमें देखिए खाद्य श्रृंखला और जो है फूड वेब के बारे में आपको अंतर बताया गया है। अब बात करते हैं जो इसमें डिकम्पोजिशन यानी अपघटक होता है। ठीक है, यानी अंततः उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, सर्वाहारी, यानी बीच में क्या अपघटक आता है लास्ट में। तो अपघटक क्या, डिकम्पोजिशन कितने चरणों में होता है? तो डिकम्पोजिशन पूछा जाता है यूपीएससी में, डायरेक्ट डिकम्पोजिशन का चरण पूछ लेता है तो उसको जो है क्रम आपको निर्धारित करना पड़ता है। यानी सिंपल वर्ड में कहें तो जो इनको अपघटक को तोड़ने के लिए जो भी जरूरत होती है, यानी कितने चरण होता है। सबसे पहले उसका क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन होता है, फिर उसका लीचिंग यानी जो है निच्छालन होता है, फिर कैटाबॉलिज्म होता है, फिर ह्यूमिनिफिकेशन, लास्ट में क्या होता है, उसका खनिजीकरण होता है। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट में फ्रेगमेंटेशन, दूसरे में लीचिंग, तीसरे में कैटाबॉलिज्म और तीसरे में ह्यूमिनिफिकेशन और पांचवें में मिनरलाइजेशन होता है। ठीक है, ठीक है, यानी ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को जो है तोड़ने के लिए, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ने के लिए ये 5 चरण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन और जैव संचयन। ये वर्ड काफ़ी लोगों को परेशान करते हैं और इसके साथ ही जो है हम लोग देखते हैं ये जैव आवर्धन होता क्या है और जैव संचयन क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे जैव आवर्धन। तो जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला को उच्च पोषी स्तर पर कुछ रासायनिक पदार्थों या विषाक्त पदार्थों का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैव आवर्धन कहलाती है। ठीक है, और रासायनिक पदार्थों में उच्च मात्रा में कुछ जो है विषाक्त, भारी धातु, पारा, हानिकारक उत्पाद शामिल होते हैं। जैसे जैसे ये पदार्थ आगे बढ़ते जाते हैं तो खाद्य श्रृंखला ऊपर की ओर बढ़ता है। जब एक खाद्य श्रृंखला में जीवों के विभिन्न स्तरों द्वारा इन दूषित पदार्थों का सेवन किया जाता है तो जब इसका जो है स्वास्थ्य पर जो है गंभीर प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है खाद्य श्रृंखला में जो सर्वाहारी होता है उसमें कुछ रासायनिक पदार्थों को, विषाक्त पदार्थों का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहती है? जैव आवर्धन कहलाती है। जैव संचयन क्या होता है? इसमें प्रदूषक, कीटनाशक, अन्य विषाक्त पदार्थ जैसे जहरीले रसायन हवा, पानी, भोजन आदि सेवन करने से सीधे त्वचा के माध्यम से सीधे मानव के शरीर में जमा हो जाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैव संचयन कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया जैव संचयन और जैव आवर्धन। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको ना समझ में एक बार फिर बता देते हैं। यानी जैव संचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक पदार्थ यानी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, वो किसी जीव में होता है और उसका संचयन लगातार होता रहता है, यानी वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। जैव संचयन क्या होता है? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है उनका लगातार संचय होता रहता है। और इसके अलावा आप बात करेंगे तो जैव आवर्धन की बात करें तो जैव संचयन में संग्रहित प्रदूषक का स्थानांतरण अगले पोषण स्तर पर जीवों में होता है तो इन प्रदूषकों की मात्रा और सांद्रता क्रमशः वृद्धि होती है। इसे क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नीचे की या निकेत की। ठीक है, चाहे आप नीचे कहिए, चाहे निकेत कहिए, चाहे जो कहना हो वो कहिए। इसमें क्या होता है? वह स्थान विशेष या प्राकृतिक परिवेश जहां जीव अपने जीवी संबंधों, भौतिक पर्यावरण में रहते हैं या पर्यावरण उनके विशिष्ट संरचनात्मक अनुकूलों और शारीरिक क्रियात्मक समायोजन विकसित व्यवहार पर प्रतिरूपों निर्धारित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? निकेत कहते हैं। या दूसरी परिभाषा आपको बताएं, एक प्रजाति को जीने के लिए जिन जैविक, भौतिक, रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? निकेत कहते हैं। ठीक है, निकेत से हमें किसी प्रजाति की यानी किसी भी प्रजाति के इकोसिस्टम के स्थान के बारे में पता लगता है। अब बात करेंगे बायोलॉजिकल सक्सेशन की, यानी पारिस्थितिकी अनुक्रमण की। पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है? जीवी अनुक्रम एक ऐसी अनुक्रमणी यानी इरिवर्सिबल प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का क्रमिक विकास होता है। यानी जैविक समुदाय कभी अस्थायी नहीं होते बल्कि वे समय स्थान पर निरंतर गतिशील होते हैं।
तो दूसरी इसमें लिखा गया जैविक समुदायों प्राकृतिक गतिक होती हैं या समय के साथ परिवर्तित होते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पत जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। ये दूसरे समुदाय उनका स्थान लेते हैं, उनको पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाता है, यानी बायोटिक सक्सेशन कहलाता है। तो बायोटिक सक्सेशन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है। प्राथमिक सक्सेशन में ऐसे अनुक्रम वहाँ शुरू होते हैं जहाँ कोई सजीव नहीं होता, यानी एकदम जो है जो एकदम नग्न रॉक होती है, वहाँ पर जो है बायोटिक सक्सेशन, और जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वहाँ पर शुरू होता है। अर्थात ऐसा जहाँ पहले से कोई जीवित जीव वनस्पत अनुपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए जैसा कि हमने बात किया कि उदाहरण के लिए ये नग्न पत्थर है, या ज्वालामुखी निकला गर्म लावा है, अथवा कोई नया तालाब है। इन क्षेत्रों में जो पायनियर कम्युनिटी होती है, यानी अग्रस्त समुदाय होते हैं, उनके रूप में प्रायः सूक्ष्म जीव काई लाइकेन पहुँचते हैं, जो अपने वृद्धि और विकास से उस क्षेत्र को आगे वाले समुदाय में रहने लायक बनाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, समुदाय अन्य समुदायों को विस्थापित करते हैं और अंत में एक अधिक स्थिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी विस्थापित करते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है। इसके बाद फिर सेकेंडरी सक्सेशन होता है, जब किसी कारणवश मानवीय कारण या फिर आग लगने से ये फिर से न्यूडेशन में आता जाता है, फिर से यह प्रक्रिया स्टार्ट होती है। यानी इसका जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, न्यूडेशन होता है। न्यूडेशन का मतलब जीवी अनुक्रमण की प्रक्रिया सर्वप्रथम खाली स्थानों का विकास होता है जिसमें कोई जीवन रूप नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, न्यूडेशन कहते हैं। उसके बाद ये सेकेंड स्टेज आता है। सेकेंड स्टेज में आएंगे तो यहाँ पर इन्वेजन हो, यानी आक्रमण हो। खाली स्थानों में किसी एक जाति का सफलतापूर्वक स्थापित होना क्या कहता है, इन्वेजन कहलाता है। फिर क्या होगा, तीसरे चरण में क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे तो कंपटीशन होगा, यानी जब देखेंगे यहाँ पेड़ों की प्रजातियों की संख्या बढ़ रही, फिर इसमें क्या होगा, कंपटीशन चालू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद लास्ट में जब ये देखेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी की जब बात करेंगे, तो यहाँ पर जब अंततः वह स्तर आ जाता है जब जैव समुदाय पर्यावरण के साथ लगभग संतुलन अवस्था में आ जाते हैं, यानी स्टेबलाइज अवस्था में आ जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, स्टेबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो यही हमेशा चलता रहता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे एल्गी ब्लूम, यानी शैवाल प्रस्फोटन की। शैवाल प्रस्फोटन एक पोषक तत्व का परिणाम है, जैसे उर्वरक, अपवाह, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जल पर्यावरण में प्रवेश करना और अत्यधिक शैवाल वृद्धि का कारण बनता है। शैवाल प्रस्फोटन पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। पोषक तत्वों की अधिक आपूर्ति की प्रक्रिया जिससे शैवाल की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, इसे क्या कहते हैं, यूट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, एल्गी ब्लूम को जो है यूट्रिफिकेशन भी कहते हैं। अब ये इन पर एनिमल पर क्या जो देखे नुकसान करता है, ह्यूमन के हेल्थ पर, एनवायरनमेंट के, ये सब भी यूट्रिफिकेशन से होता है। ठीक है, कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है, जब एल्गी ब्लूम होता है तो उसमें जो है सुपोषण की मात्रा, यानी एक लिमिट से ज़्यादा उसको सुपोषण मिल जाता है। और पोषण किस रूप में मिलता है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस के रूप में मिल सकता है, या गंदे जल के रूप, गंदे जो भी घर से नाले के रूप में प्रदूषण आ रहा है उसके मिल सकता है। तो उसमें क्या हुआ, एल्गी ब्लूम की स्थिति आ जाती है। इससे जो है उसके रहने वाले जो जीव हैं अंदर, उनमें प्रकाश संश्लेषण होता नहीं, उनमें ऑक्सीजन कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी जैव विविधता को संरक्षण के लिए दो प्रकार की विधियां होती। एक तो इन सीटू संरक्षण होता है। इन सीटू संरक्षण वह है जिसमें पौधे और जीव को संरक्षण वही किया जाता है जहां वो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, जबकि एक्स सीटू संरक्षण पौधे और जीवों को संरक्षण के लिए किसी अनसुरक्षित स्थान पर ले जाकर किया जाता है। अब इन सीटू संरक्षण में अगर बात करें तो क्या क्या आता है, जैसे बायोडायवर्सिटी और बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्या होंगे, इन सीटू, यानी प्राकृतिक रूप से जहां होंगे वहीं पर इनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, अब एक्स सीटू की बात करें तो फॉर एग्जांपल देखें तो इसमें क्या, एक्वेरियम आ गया, बोटानिकल गार्डन आ गया, क्रायोस्फीयर प्रिजर्वेशन आ गया, डीएनए बैंक्स आ गया, जू आ गया, ये सब क्या एक्स सीटू है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की। तो जैव विविधता का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं। समस्त जीव यानी पौधों और प्राणियों की प्रजातियों में पाई जाने वाली विविधता जैव विविधता कहलाती है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है एफ डेसमैन ने 1986 में किया था। जैव विविधता 3 प्रकार की होती है, अनुवांशिक प्रजाति जो है यानी परतंत्री। अब बात करते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट। इसकी संकल्पना ब्रिटेन में जीव विज्ञानी नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में दी थी। और जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे स्थल होते हैं जो जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, साथ ही इसके अत्यंत संवेदनशील भी होते हैं। विश्व के अधिकतर हॉटस्पॉट उष्णकटिबंधीय अथवा उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। अब देखते हैं भारत में स्थित जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में।
एक तो हिमालय रीजन में जैव विविधता हॉटस्पॉट हो गया, दूसरा पश्चिमी घाट और श्रीलंका वाला रीजन, तीसरा इंडो बर्मा और चौथा सुंडालैंड। तो आपको ध्यान रखना है भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं, 4 हॉटस्पॉट हैं। अब बात करेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल, भू जैव रासायनिक चक्र की। तो इसमें देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र में पोषक पदार्थों तथा खनिजों को जीवित से अजीवित घटकों के बीच परस्पर जो चक्रण होता है लगभग जो है वृत्ताकार चक्र में सदैव जारी रहता है। भूजैव रासायनिक चक्र उन मार्गों पर प्रदर्शित करता है जिनमें इन पोषक पदार्थों का और खनिजों का विभिन्न तत्वों में पृथ्वी के जैविक अजैविक कारकों से होकर गुजरता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, भूजैव रासायनिक चक्र कहते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले इसमें कार्बन चक्र की। तो आपको ध्यान रखना है कार्बन चक्र हमारे जीवन के लिए और सभी जीवों के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है, यानी सभी जीवों में कार्बन पाया जाता है। सबसे पहली बात, कार्बन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 78% पाया जाता है। यानी कार्बन चक्र एक ऐसे भू रासायनिक प्रक्रिया का चक्र है जहां कार्बन और उसके युग को पृथ्वी के 3 मंडलों यानी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन तीनों को संयुक्त रूप से जयमंडल कहा जाता है के बीच निरंतर जो है ट्रांसफर हो जाता रहता है, ये साइकिल चलती रहती है, तो इसे कार्बन चक्र कहा जाता है। फिर नाइट्रोजन चक्र, तो नाइट्रोजन चक्र की बात करें तो वायुमंडल गैसों के, एक सेकंड, इसमें मैंने बताया 78% ये जो है नाइट्रोजन का है। ठीक है, 78% जो है नाइट्रोजन का है, मिस्टेक्स हो गया। तो नाइट्रोजन चक्र की बात करें तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% जो है लगभग पाया जाता है, सर्वाधिक अनुपात। तो नाइट्रोजन चक्र में शामिल प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। नाइट्रोजन चक्र का निर्धारण बात करें तो इसमें गैसीय नाइट्रोजन को अमोनिया के रूपांतरण शामिल होता है जिसका उपयोग पौधों द्वारा किया जा सकता है। इसमें इन विधियों की बात करें, वायुमंडलीय निर्धारण, औद्योगिक निर्धारण, बैक्टीरियल, यानी इनसे जो है नाइट्रोजन का उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे डीप सी माइनिंग की। डीप सी माइनिंग क्या है, जो वर्ड इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ में है या काफ़ी वर्ड आ जाते हैं डीप सी माइनिंग के बारे में, आपने कभी कभार सुना होगा। तो समुद्र का वह भाग जो 200 मीटर की गहराई के नीचे स्थित है उसे गहरे समुद्र के रूप में परिभाषित किया गया है। इस क्षेत्र में खनिज निकालने की प्रक्रिया को डीप सी माइनिंग कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के अनुसार गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों से संबंधित सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून यानी अनक्लॉज के तहत एक एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल वह क्षेत्र जहां राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा से परे दुनिया के महासागरों के कुल क्षेत्रफल का 50% प्रतिनिधित्व करता है। कुल मिलाकर इसमें अगर बात करें डीप सी माइनिंग का, तो जो 200 मीटर की गहराई के नीचे की बात कर रहे हैं वहां पर जो खनिज का निकलने की प्रक्रिया होती है उसे डीप सी माइनिंग कहते हैं। ये एक्सप्लोरेशन एरिया है जहां पर डीप सी माइनिंग अभी की जा रही है। ठीक है, अब बात करेंगे लाइफ आंदोलन की, यानी पर्यावरण जीवन शैली के लिए लाइफ आंदोलन। ये शब्द क्यों निर्मित? केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने अग्नि तत्व की मूल धारणा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अग्नि तत्व पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ हेतु अभियान शुरू किया है। एक ऐसा तत्व जो ऊर्जा का पर्याय हो, उसे पंच महाभूत के तत्वों में से एक है। लाइफ का विचार 2021 में ग्लासगो में 26वें यानी COP26 में जो है के दौरान पेश किया गया था। यह विचार पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक विवेकहीन और व्यर्थ खपत के बजाय सावधानी के साथ सुविचारित उपयोग पर केंद्रित है। ठीक है, इस मिशन के शुभारंभ के साथ विवेकहीन विनाशकारी खपत द्वारा शासित प्रचलित उपयोग और निपटान अर्थव्यवस्था को एक सर्कुलर इकोनॉमी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जिससे सचेत और सुविचरित खपत द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार जो है फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ। सेकेंड एपिसोड में मिलते हैं। इसके साथ जो है हमारा टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं सेकेंड एपिसोड में।